मेरठ में नामांकन करने के बाद प्रत्याशियों ने अपने अपने दावे करने शुरू कर दिए हैं। अधिकतर प्रत्याशी भाजपा से अपनी टक्कर मानकर चल रहे हैं। गठबंधन और कांग्रेस की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा इस बार नहीं आएगी। आइए आपको सुनाते हैं अलग अलग प्रत्याशियों के द्वारा किए गए दावे, जो अपने अपने क्षेत्र में विकास और तमाम तरीके के कार्य करने का दावा कर रहे हैं। मेरठ से फेमस इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। प्रियंका दीदी ने उन महिलाओं के लिए करा है जो समाज से लड़ नहीं पाती और जो लोगों की जो सोच है, जो मोहल्लों की सोच है और जो समाज की सोच है, उनसे वो बाहर नहीं निकल पाती। तो प्रियंका दीदी ने मेरे स्पेशल के लिए नहीं कहा है, सभी महिलाओं के लिए कहा है और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कहा है। देखिए, मैं तो राजनीति में नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, और मैं अपनी इंडस्ट्री से आई हूँ। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कोई मुंबई से उड़ के नहीं आई हूँ। मैं हस्तिनापुर की बेटी हूँ, मैं वहीं पे पैदा हुई हूँ, वहीं पे पली बड़ी हूँ और मेरठ में मैं रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं कहीं और से आई हूँ और इलेक्शन के लिए। मेरा तो पूरा परिवार है हस्तिनापुर, तो मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ रही हूँ और मुझे लगता है कि मेरी जनता मुझ पर विश्वास करके मुझे विजय बनाएगी। देखिए, हाँ, मैंने भी सुना है कि और होता रहा है स्टार्टिंग से कि जो कैंडिडेट वहाँ से जीतता है, जो विधायक बनता है, उसी की गवर्नमेंट आती है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि इस टाइम दुनिया में एक बदलाव की ज़रूरत है और प्रियंका दीदी ने बाहर संभाला है यूपी का, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका दीदी को आना चाहिए, आ रही है, क्योंकि महिलाओं को स्ट्रॉन्ग बनाने की बहुत ज़रूरत है देश को, और युवाओं को स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। यूथ को आना चाहिए और महिलाओं को पहले मैं आपको सभी को धन्यवाद देता हूँ और मैं ये आपको बिल्कुल आश्वासन अवगत करा देना चाहता हूँ कि यह सीट बहुत ही तादाद में बहुत बड़ी लीड देकर इन्हें बीजेपी को हम जीत रहे हैं। जो आपने अभी मुझसे क्वेश्चन आपने कहा कि वहाँ पर एक जो आपका वोट बैंक है वो बहुत मजबूत स्थिति में, वो बिल्कुल स्तंभ है। वो मेरे साथ पीछे खड़े होकर मुझे बिल्कुल ताकत दे रहा है और उसी के साथ मेरे साथ बहुजन समाज, जिस हमारी पार्टी जिस सिद्धांत पे चलती है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसी आधारित हमारे पास सभी वर्गों का वोट हम पे है और हम निश्चित ही यहाँ पर बहुत बड़ी जीत हासिल करेंगे। देखिए, सोशल इंजीनियरिंग तो ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये तो है ही। इसी के साथ आपने एक बात कही कि जो वैश्य समाज के लोग हैं, देखिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि वैश्य समाज ने इन जो हमारे अब जो मेरे सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं अमित अग्रवाल जी, आप उन्हें जानते हो कि उन्हें 2 बार जनता ने मौका दिया है, वैश्य समाज ने भरपूर प्यार दिया है। अगर वो खड़े होते उतरे होते तो शायद वो दोबारा रिपीट होते, और अब की बार एक यंग लड़के को वो बिल्कुल आशीर्वाद देंगे, वैश्य समाज आशीर्वाद देगा। मैं व्यापारी हूँ, मेरे बड़े भाई व्यापारी सेवा करते आ रहे हैं, हम 12 साल से दोनों भाई। मुझे निश्चित विश्वास है वैश्य समाज भी हमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से वोट करेगा। और मेरे साथ मैं आपको बता देता हूँ, जो दलित वोट बैंक है वो बहुत बड़ी तादाद में है, 86,000 वोट बैंक है वो। ब्राह्मण समाज 50,000 के आसपास है। वो पूरा मुझे सम्मान तरीके से मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण की भूमिका के साथ खड़ा है। और उन्हीं के साथ मेरा जो मुस्लिम जो समाज है उनके साथ मेरा शुरू से ही बहुत आपस में टच रहा है। वो पूरा मुझे प्यार देंगे और सम्मान देंगे, और इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं वोटों बैंकों के साथ मैं इस चुनावी समर में इस विधानसभा को, जो 30 साल से भाजपा का गढ़ कहा जाता है, मैं इसे निश्चित तोड़ दूंगा। और निश्चित तोड़कर मैं आपको ये सिद्ध कर दूंगा कि एक तो विधायक की परिभाषा सिद्ध कर दूंगा कि विधायक केवल राजा या एक घर में बैठने के लिए नहीं होता। विधायक वोटों से प्रत्येक वोटों से चुनकर पहुंचता है और सेवक होता है, और सेवक बनकर मैं उनका छोटा भाई बनकर अपनी विधानसभा में काम करूंगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ही हमारा मुद्दा है। हम उसी मुद्दे के साथ चुनाव में जाएंगे और हमारा मुद्दा गुंडे माफियाओं के खिलाफ और लोगों के विकास के साथ हम चलेंगे, यही हमारा मुद्दा है। कहाँ गठबंधन है भाई, ठगबंधन हुआ है, कहाँ वो चला गया है जैन चौधरी को। अरे ये कौन सा गांव में हमारे में कहते हैं कि कोठी कुठले से हाथ मत लगाना, माल सब तेरा ही।
तो अखिलेश यादव जी ने जयंत जी के साथ यही तो कर दिया कि देखिए सीट तो आपको दे दो, प्रत्याशी मेरा लड़ेगा। वो कल हम जानते हैं अगर जीत भी गया गलती से तो वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लेगा। तो कहाँ का गठबंधन हुआ है? ये तो ठग बंधन हुआ है। चौधरी अजीत सिंह जी को मुलायम सिंह यादव ने ठगा था, अब अखिलेश यादव जी ने जयंत जी को ठगा है। वो तो ठगा है। और ये विपक्ष कह रहा है ना, अब विपक्ष कुछ तो कहेगा ही, जब मिलेगा नहीं तो कुछ तो कहेगा ही। वो ये नहीं कह सकते विकास नहीं हुआ, वो ये नहीं कह सकते गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई, वो ये नहीं कह सकते संगीत सोम दिन रात क्षेत्र में रहा है। तो कुछ तो कहेंगे भाई, छोटे भाई है, कहने दो, आप काहे टेंशन ले रहे हो? 350 पार। सैयद रेहानुद्दीन सरदना विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। सरदना में कोई मुकाबला नहीं है। 100% मैं यकीन के साथ आपको यकीन दिला रहा हूँ कि हम चुनाव जीत रहे हैं वहाँ पर सरदना विधानसभा में। संगीत सोम से मुकाबला है हमारा सरदना विधानसभा। सबसे पहले सरदना का कस्बा जो है वो ऐतिहासिक कस्बा है, विधानसभा ऐतिहासिक मानी जाती है। और उसकी जो 10-11 साल में जर्जर हालत है सड़कों की, कोई दौराला मिल के अलावा कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है, कोई रोजगार का साधन नहीं है। और उससे ज़्यादा जो मैं आपसे बात कहना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम है सरदना में, वो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का लगातार 10 साल से प्रयास हो रहा है। कोई जो भी नौजवान पीढ़ी है उसको कोई रोज़गार नहीं दिया जा रहा है। और पूरे प्रदेश में जो अराजकता फैली हुई है, महिला उत्पीड़न है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब है, किसानों का आपने मुद्दा देखा, किसानों पर किस तरह से अत्याचार किए गए, अल्पसंख्यकों पर किस तरह से अत्याचार किए गए, और उसके साथ साथ किसानों का, पिछड़ों का, दलितों का, छात्रों का जो शोषण किया जा रहा है, उसके विरुद्ध कांग्रेस पार्टी खड़ी है और मजबूती से हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे सर। बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आज आप किसी महिलाओं के किसी कॉलेज में चले जाइए, महिलाओं के किसी स्कूल में चले जाइए, कांग्रेस का झंडा देखते ही लड़कियां ये नारा लगाती हैं, लड़कियों में लड़ सकती हूँ। और प्रियंका जी ने ये महिलाओं को सम्मान देने का किया है। आज भारत के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी ने 40% टिकट महिलाओं को दिए। इस बार बना पाएगी। आज की तारीख में कांग्रेस का संगठन ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक मजबूत है। हमारा ग्राम अध्यक्ष होता है, वार्ड अध्यक्ष होता है, ब्लॉक अध्यक्ष है, शहर अध्यक्ष है, नगर अध्यक्ष है। तो संगठन बहुत मजबूत है। और जब से 2 साल से प्रियंका गांधी जी जो है प्रभारी बनी है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस जो है बहुत मजबूती के साथ खड़ी है। क्योंकि 2 साल के अंदर पिछले अगर विपक्ष की किसी ने प्रदेश के अंदर भूमिका निभाई है, वो कांग्रेस पार्टी ने निभाई हो। चाहे हाथरस कांड हो, चाहे CNRC का मुद्दा हो, चाहे किसानों आंदोलन हो, प्रियंका जी ने खुलकर मैदान में आकर संघर्ष किया है। मेरा नाम दिलशाद सोबत है, 48 शहर विधानसभा है, BFP के सिंबल से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता विकास की रहेगी और रोजगार की रहेगी। मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि मेरे शहर विधानसभा में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगे, गरीब लोगों को रोजगार मिले, बुनकर समाज के जो रेट बढ़ के 4 गुना पहुँच गए। जिस मशीन पे 300 रुपये का बिल कभी फिक्स प्राइस दिया आया करता था, वो 1500 रुपये, 1000 रुपये मशीन का बिल चुका रहे हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता तो विधायक बनने के बाद में मेरी ये रहेगी कि जो महंगाई बढ़ी है, चाहे बुनकर समाज पे बढ़ी हो या गैस सिलेंडर पे बढ़ी हो या घरेलू किसी भी चीज़ पे बढ़ी हो, उस महंगाई को वापस वहीं लेके आना। देखिए, जब पहला जो है दिखा रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी कहीं भी नहीं आ रही, तब भी बहन जी ने सरकार बनाई थी और अब की बार भी हम ही सरकार बनाएंगे। हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हमारा मुकाबला अपना पे है और हम विधायक बने हुए हैं। इंशाल्लाह विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद में जो है आपके सामने पेश होऊंगा। और आप इस बात को याद रखना जो आज कह रहा हूँ कि जो साइलेंट होता है ना, वो अलग बाद में दिखाई देता है। तो बहन जी जो साइलेंट हैं, चुप हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि चुप हैं तो वो जो है हार जाएंगी। हमेशा जो बहन जी जब चुप रही हैं, जब ही सरकार बनाई है। देखिए, मेरा मुकाबला किसी से नहीं, मैं जीता हुआ प्रत्याशी। मैं कैंट विधानसभा से हूँ। मेरा नाम राजीव कुमार है, राजीव कुमार पवार, और मैं राष्ट्रीय मानव एकता संस्था से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और राष्ट्रीय मानव एकता संस्था ने अपने 2 प्रत्याशी खड़े किए इस बार। एक मैं हूँ कैंट विधानसभा से, एक शालिनी सिंह जी हैं जो दक्षिण विधानसभा से हैं। आज नामांकन भरने आए हैं हम लोग, नामांकन किया है।
देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं, आप सभी जानते हैं कि आज देश की क्या हालत है, लेकिन देश तो बहुत दूर की बात है। हम अपनी विधानसभा की ही बात करते हैं, क्योंकि मैं एक राष्ट्रीय मानव एकता संस्था का एक छोटा सा सिपाही हूँ जो जाति धर्म से ऊपर उठ करके मानवता की बात करता है। तो हम सबसे पहले जो असमानता और विषमता की बातें हैं पूरे शहर में, पूरे देश में, और इस तरह से जहन में घर कर गई हैं, सबसे पहले हम उसको निकालने का काम कर रहे थे और करेंगे। दूसरा, शिक्षा पे बहुत ज़्यादा हम लोग काम कर रहे थे और उस पर भी करेंगे। जो लोग हमारे समाज के या सर्व समाज के लोग जो शिक्षा से वंचित हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं, उन सबको शिक्षा से जोड़ने का काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि आज जो जिस तरह से व्यापक स्तर पे हम बेरोजगारी को देखते हैं, तो सबसे पहले हम बेरोजगारी और ठेकेदारी प्रथा पे वार करेंगे। सबसे पहले ठेकेदारी प्रथा खत्म हो, बेरोजगारी जो पढ़े लिखे लोग हम जैसे आप जैसे सब जा रहे, तो उनको भी रोजगार की व्यवस्था का कोई ना कोई रास्ता तलाश सकते। तो शुरू से कोई बात नहीं थी, ठीक है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारे नेता ने हमें पहले ही कह दिया था, और ये तो डॉक्यूमेंट वगैरह हम पूरे कर रहे थे, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। फिर अब मैंने और शहर विधायक वगैरह ने, हमारे जिला अध्यक्ष ने, हमारे मंत्री जी ने तय किया कि भाई हम आखिरी दिन करेंगे। देखिएगा, हमारे मुद्दे हैं कि हम विकास करेंगे, सबका साथ और सबका विकास। जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे कि सब लोगों को हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरियाँ देंगे, सबका साथ सबका विकास होगा, गन्ने का भुगतान 15 दिन के अंदर कर देंगे। लेकिन आपने देखा, ना तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, ना गन्ने का भुगतान हुआ। और आज बिजली देखो, उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली हमारे यूपी के अंदर है। आपने देखा, जब कोरोना चल रहा था, ना दवाई मिली, ना ऑक्सीजन मिली और ना बेड मिले, लाखों लोगों की जान गई। हमारी पार्टी ने जो कहती है वो करती है। हमारे नेता ने कहा कि सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। मैं कहता हूँ कि गरीबों के लिए इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। गरीब आदमी 300 यूनिट नहीं खर्च कर सकता, और जितने भी किसानों पे मुकदमे होंगे सब वापस लिए जाएंगे। हमारी लड़ाई भाजपा से है। अभी योगी जी ने कहा 80 और 20 की वो बात कर रहे थे। हम कहते हैं कि 80% हमारे साथ है, और जो 20% उनके साथ, उसमें भी हमारी हिस्सेदारी रहेगी। देखिए, हमारे चुनाव जो है, सही मानों में हमारा चुनाव किसी से नहीं है, जनता चुनाव हमारी लड़ रही है। और जब जनता चुनाव लड़ रही है तो समझिए बिल्कुल मतलब नहीं है। पूरी जनता एक तरफ है, प्रत्याशी एक तरफ रह रही है। तो हम कब कह रहे हैं नगर निगम लड़ाई? तो हमने कहा नगर निगम लड़ाई, क्या बात होगी इसमें? नगर निगम के अधिकार नहीं है उसका, प्रयास तो हमने करा, वापस कर दिया हमारे सर, इन्होंने नहीं डलवाई ना, उसमें कहाँ कौन सी बात होगी? तो इस बात से भी नाराज है कि 5 साल तक विधायक जी बस कबूतर उड़ाते रहे, फील्ड में नहीं आए। नहीं, ऐसा ये हमारे विरोधी आरोप लगाते हैं, और हमारे यहाँ कबूतरों को दाना चुगाना बहुत स्वभाव का काम है। मदीने तक पैसे देते हैं कबूतरों को दाना डालने के लिए, तो अच्छा है। इन मुद्दों पे चुनाव तो 5 साल लोग लड़ते हैं, 5 साल में चुनाव, हम दिन निकलते हैं चुनाव में पूछ जाते हैं, लड़ते लड़ते रोज सो जाते हैं। भाजपा के कुछ विधायक ये आरोप लगा रहे हैं गठबंधन पर कि वो आतंकवादियों के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आतंकवादी नजर आ रहा हूँ आपको? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन आतंकवादी है? एक सक्रिय आतंकवादी भाई, एक बात सुनो, देखिए मेरी बात सुनिए, अभी संगीत सोम भी ये कहते देखिए मेरी बात सुनिए। आतंकवादी तो सरकार उनकी जेल में डाल रही चाहिए, आतंकवादी बाहर कहाँ घूम रहे हैं? जो आरोप लगा, राजनीति का स्तर गिर चुका है बिल्कुल। अरे भाई, उन्हें ये नहीं पता क्या कहना क्या नहीं करना, सरकार उनकी है। आतंकवादी अगर बाहर घूम रहे तो घूम क्यों रहे हैं? ये तो जेल में होने चाहिए। प्राथमिकता क्या रही? सेवा करनी, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, अस्पताल बनाना। मौतें हो गई, हाथों में मौत, अस्पताल में मौत, बेड नहीं मिला, दवाई नहीं मिली। कोशिश करेंगे अस्पताल यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मेरठ के अंदर लेकर आएँ, और वोटों से जीतने की उम्मीद है आपको? कम से कम 50,000 से ऊपर इंशाल्लाह जीतेंगे, यकीन रखिए आप इंशाल्लाह। पिछले 5 साल में कितने अस्पताल बनाए? हमने एक हॉस्पिटल पास कराया था, 50 बेड का, 3.5 करोड़ रुपए यहीं पड़े रहे, इन्होंने इस्तेमाल नहीं किए, और आखिर में कोरोना के नाम पर उसको रद्द कर दिया। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगी मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी का, और माननीय अखिलेश यादव जी का, कि उन्होंने मुझ में ये विश्वास दिखाया और मुझे ये चुनौती उन्होंने दी है, मैंने स्वीकार की है। तो अब आगे हमारा काम शुरू है। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि एक बदलाव सब चाहते हैं। मैं सुनती आई हूँ हमेशा कि
पढ़े लिखे लोग, क्लीन इमेज वाले, ज़ीरो क्रिमिनल केसेस वाले लोग राजनीति में क्यों नहीं आते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं आ गई हूँ, मैं आज खड़ी हूँ चुनाव के मैदान में, और आप मैं किस तरह की प्रत्याशी हूँ और बाकी जो खड़े हैं वो किस तरह के हैं, जनता के ऊपर है वो किसे पसंद करे। तो पॉलिटिक्स चुनाव से शुरू नहीं होती है, पॉलिटिक्स चुनाव पे ख़त्म होती है। पॉलिटिक्स हमारे घरों से शुरू होती है। एक जागरूक नागरिक ही राजनीति बदल सकता है। तो मैं एक पॉलिटिकली अवेयर सिटीज़न रही हूँ और आज चुनाव भी लड़ रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ जितने जागरूक नागरिक हैं और जो आज जनता बदलाव चाहती है तो वो मेरा साथ दे और जीत हमारी हो। बीजेपी का गढ़ है बिल्कुल, तभी इसको चुनौती मान के स्वीकार किया है और हर चुनौती आज तक जीती है तो ये भी जीतेंगे, बिल्कुल होगी। हम आप अभी 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, हम फिर बात करेंगे। किन मुद्दों को लेकर? देखिए मुद्दे ऐसे हैं, कमल का फूल सबसे बड़ी भूल। आप देखिए ये धोखा है कमल का फूल। कमल का फूल कहाँ उगता है? कीचड़ में। इन्होंने कीचड़ और बदबू इतनी फैला दी है, इसको नलके से धोना है हमें, तो नलके का बटन दबाएंगे और इस कीचड़ को और बदबू को धो डालेंगे। मुद्दे ये रहेंगे महिला सशक्तिकरण। महिला 50% है आबादी का, जैसा कि आपने कहा। अब जो है नेता महिलाओं को उपेक्षित नहीं रख सकते हैं। अब हम मंच पे आ गए हैं, मंच पे खड़े। मेरा नाम इमरान अंसारी है। मैंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से शहर विधानसभा 48 से नामांकन दाखिल किया है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दिशा निर्देश पर। यकीनन शहर के अंदर वो आंकड़े बन रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो पिछला 5 साल का वक्त गुजरा है, लोगों ने जो बदहाली शहर की देखी है और जो सरकार से मायूसी है, वो यकीनन एक मुताबादिल देख रही है। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बहुत मजबूत विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जा रहा है। और ये वोट बैंक बहुत ऐसा वोट बैंक है हमारे पास जो एक विकल्प चाहता था और उसके विकल्प के रूप में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मौजूद है। देखिए, बिरादरी का वोट की बात नहीं है। हम ये चाहते हैं जो अगर इस सीट पर 53% मुस्लिम वोट है तो वो मुस्लिम वोट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से क्यों नहीं पड़ सकता। जब जाट वोट पर लोकदल अपना दावा करता है, जब यादव वोट पर समाजवादी अपना दावा करती है, तो इस सीट का 53 वोट जो % वोट है उस पर अपना दावा ठोकेंगे जिम्मेदारी से। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की दिशा निर्देश और उनकी जो नीतियां हैं उसको फैलाकर उस वोट बैंक को इंशाअल्लाह ताला हम अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। शहर के अंदर बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया। शहर के अंदर जाम की समस्या है और शहर के अंदर जो सबसे बड़ी एक समस्या है कि एक वैलिड कमेला इस शहर के अंदर नहीं है। तमाम तरह से जो मांस की आपूर्ति हो रही है वो अवैध तरीके से हो रही है, प्रशासन भी जानता है। और शहर विधायक ने पिछले 5 सालों के अंदर इस मुद्दे पर विधानसभा के अंदर कोई काम करने का काम नहीं किया। ये बहुत दुख की बात। हमारी फाइट बीजेपी से है। हम समाजवादी को, जो समाजवादी के विधायक रहे हैं, उनकी जो नाकामियां हैं उनके खिलाफ बहुत बड़ा गुस्सा है आवाम के अंदर। एक बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ आवाम देख रही है और वो आवाम हमारी तरफ आने को बेचैन है। तो यकीनन हमारी फाइट भारतीय जनता पार्टी से होगी। हम लोग जात बिरादरी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम लोग जो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है, जो हिंदुस्तान की सियासत के अंदर इस अक़लियत को अधिकार मिलने चाहिए, जो संविधान ने हमें जिम्मेदारी दी है, हम उनको पूरा करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हम जात बिरादरी में इस कौम को बांटने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे। कहाँ से आप पर्चा भर रहे हैं? जी, मेरा नाम जैद ज़रार है। मैं नक्की भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव भी और किठौर विधानसभा से प्रत्याशी हूँ। और ये हमारे हाफिज़ शकील साहब हैं, मेरठ दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से। क्या आपके मुद्दे रहेंगे जो जनता के बीच में आप? देखिए, हमारे मुद्दे शिक्षा, रोजगार एवं हिंदू मुस्लिम एकता हैं जो पार्टी के हैं और हम इसी पर काम कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से। हमारे माननीय अध्यक्ष जी भी समाज सेवा में पहले से रहे हैं, लेखक भी हैं, स्कूल्स भी चल रहे हैं हमारे, और राशन वितरण का भी हमारा वर्क चल रहा है पार्टी। जी जी बिल्कुल हैं, वो हमारे ही समाज से हैं। जिस समाज से हम आते हैं, मुस्लिम त्यागी से, हमारे ही ताऊ और चाचा जी भी लगते हैं वो। लेकिन देखिए, दिग्गज की जहाँ तक बात रही तो ये जनता तय करती है कि कौन दिग्गज है और कौन नया खिलाड़ी है, ये जनता तय करेगी। हमें विश्वास है कि जनता हम पर भरोसा करेगी। क्या आपकी प्राथमिकता रहेंगी जीतते हैं तो? हमारी भी प्राथमिकता, जैसे कि हमारे कस्बे में बहुत नौजवान बेरोज़गार फिर रहे हैं, सबसे पहले तो यही प्राथमिकता है। दूसरी, किठौर को तहसील दिलाना, ये हमारा मूल उद्देश्य रहेगा। शिक्षा को बढ़ावा देना, ये आम बात है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब तक शिक्षित नहीं होगा नौजवान तो वो बेरोज़गार ही रहेगा। तो इस चीज़ पर काम करने का इरादा है। अपना परिचय दे दीजिए, कौन सी? जी, मैं शकील अहमद, नक्की भारतीय एकता पार्टी से, मेरठ दक्षिण से मुझे जो है उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। और मैं सबसे पहले अपने अध्यक्ष जी का और आप पत्रकार बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे बात करने का मौका दिया। हमारा मकसद यही है कि सबसे पहले हमारे यहाँ जो है
शिक्षा की बहुत कमी है और शिक्षा के तौर पे मैं शुरू से ही काम भी करता हूँ और आज की तारीख में भी मैं 10 साल से तकरीबन 10-12 साल से जो है मैं शिक्षक लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहा हूँ, बच्चों को शिक्षित करने का काम कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ जो है रोज़गार का भी मसला है। रोज़गार के लिए बहुत सारे लोग जो है वो बेरोज़गारी ज़बरदस्त जो है बढ़ रही है और उसके लिए कोशिश करेंगे जितनी हमसे ज़्यादा से ज़्यादा होगी। क्या लगता है कि दक्षिण में जो इस समय की समस्याएं हैं सबसे ज़्यादा वो क्या देखने को मिल रही हैं? जी, सबसे ज़्यादा तो जो उन लोगों का जो अभी हम नए जो है आ रहे हैं इसके अंदर, और इसके अंदर कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जाए। हमारी असल जो मुद्दा है वो यही है कि शिक्षा दी जाए और रोज़गार दी जाए। और हमारी पार्टी का जो मुद्दा है वो ये है कि भाई हिंदू मुस्लिम एकता की हम बात करते हैं, हमेशा से करते आए हैं और अब भी करेंगे। क्या प्राथमिकता रहेंगी जीतते हैं? सबसे पहले बताया आपको कि रोज़गार रहेगा और शिक्षा रहेगी। मैं मेरठ कैंट 47 विधानसभा से चुनाव लड़ रही हूँ, LJP रामविलास पार्टी से। जी, क्या आपके मुद्दे रहेंगे जो जनता के बीच में लेकर आप जाएंगे? मेरा मुद्दा सिंपल है, एज पर मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं ना किसी को फॉलो करती हूँ ना किसी के अनुसार चलने वाली हूँ। मैं किसी को फॉलो नहीं करती हूँ कि नेता ये करते हैं या नेता वो करते हैं। ईमानदारी से सबका सम्मान, सबका विकास, सबका उत्थान। दैट्स इट। विधायक बनती हैं तो क्या प्राथमिकता रहेगी? मेन तो व्यापार संघ का करना चाह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे व्यापारी बहुत परेशान है। सेकंड सबके लिए। किससे फाइट मानकर कुछ चल रही है? कोई फाइट किसी की इससे फाइट नहीं हो सकती अपनी, क्योंकि हर पर्सन अलग होता है। मेरा नाम संजीव कुमार है। कहाँ से पर्चा भरने? मैंने पर्चा भरा किठोड़ से, किठोड़ विधानसभा से। कौन सी पार्टी से? लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान जी। संजय जी, क्या मुद्दे रहेंगे आपके जो जनता के बीच में आप लेके जाएंगे? जनता के मुद्दे जो हमारे मुद्दे होंगे जनता के लिए वो क्या होंगे? सबसे पहला मुद्दा तो यह है कि एक तो जो बेरोज़गारी फैल रही है बहुत ज़्यादा, बेरोज़गारी के लिए हम पूरी मेहनत करेंगे कि बेरोज़गारी कैसे दूर हो, और महंगाई जो बढ़ती जा रही है इसके लिए भी हमारा मुद्दा होगा। और जो गरीब जनता है, जिनके लोग तहसीलों में काम नहीं करते, अधिकारी बात नहीं सुनते, यदि जनता ने हमें मौका दिया तो अधिकारी जो है खड़े होते ही तुरंत काम करेंगे। हम जनता की दिल से सेवा करना चाहते हैं। क्या प्राथमिकता रहेंगी आपके विधायक बनने के लिए? हमारी प्राथमिकता सबसे पहले ये रहेगी कि देखिए हमारी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हमें दिया गया है लोजपा को, रामविलास पासवान जी की पार्टी से, वो एक हाथ से जो है, एक हाथ का वो है खड़गा, क्या बोलते हैं, मतलब जो एक हाथ से ढोने वाला कूड़ा होता है वो चिन्ह दिया गया है। और जैसे उससे सफाई कूड़ा करकट इकट्ठा करके और उसे बाहर गिरते हैं ले जाके, इट विल बी सेम कंडीशन। उसी प्रकार से हम भी जो जनता के बीच में जो जातिवाद की भरी गई है उसे दूर करेंगे और आपस में प्रेम भाव बढ़ाएंगे और जनता की दिल से सेवा करेंगे। गरीब जनता का खुल कर उन्हें ऐसा लगेगा कि हमारा भाई, हमारा बेटा एक विधायक है। इस तरह से हम काम करेंगे। मेरा नाम नफीस सैफी है, पूरनचर्च दक्षिण विधानसभा से प्रत्याशी हूँ कांग्रेस का। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, बहन प्रियंका जी ने जो 40% टिकट महिलाओं को देने की बात की है, ये बहुत साहसिक कदम है। जो गृहिणी घरों से बाहर नहीं निकलती थी, और गृहिणी जो हमारी महिलाएं हैं वो हमारी मातृशक्ति होती है, तो उसको मान सम्मान देने की बात प्रियंका जी ने कही है, बहुत साहसिक कदम है। और हम इसी के रास्ते घर से किचन में घुसे हैं, और ये बहुत अच्छा निर्णय है प्रियंका जी का, इसमें हमें बहुत काम है। देखिए, पश्चिम में हम बहुत अच्छी फाइट करने जा रहे हैं, और इस बार बीजेपी सत्ता से आउट हो रही है, और सत्ता की कुंजी जो है वो हमारे हाथ में रहने जा रही है। बहन प्रियंका गांधी का जो संघर्ष है वो रंग लाएगा। उत्तर प्रदेश में सरकार हमारे बिना नहीं बनी। हमारे क्षेत्र में जब से दक्षिण विधानसभा बनी है कोई कार्य नहीं हुआ है, और बदकिस्मती ये रही है वहाँ बीजेपी का विधायक जीतता आया है, और हमेशा विधानसभा जैसे कहते हैं ना, विकास के नाम पे जीरो है। और मेरा अहम मुद्दा होगा विकास और वहाँ की समस्या। जी नहीं, सैफी को कोई वोट नहीं पड़ेगी। सैफी नहीं, सर्व समाज की वोट कांग्रेस को। देखिए, पहली विधानसभा जब हुई थी तो लोकदल के साथ गठबंधन था, और 25,339 वोट हमने लिया था। दूसरी विधानसभा में 69,711 वोट लिया है, और अब इस बार हम सीट जीतने जा रहे हैं। और कांग्रेस ने हमेशा सैफी समाज और सर्व समाज के, क्योंकि सैफी सर्व समाज की बात करते हैं, और सैफी समाज को आस्था जताई है, मैं उस आस्था को बरकरार रखूँगा, और ये सीट जीत करके बहन प्रियंका गांधी को जो 32 साल का यहाँ वनवास है उससे पूरा करेंगे। अम्बेडकर मूर्ति पे अम्बेडकर मूर्ति। क्या मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाने वाले हैं?
जनता के देखो तमाम मुद्दे हैं कैंट क्षेत्र में। आपने पिछले देखा होगा लंबे समय से वहाँ पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, रोटा रोड, बागपत रोड के क्या हालात थे सड़कों के, और लोग राशन कार्ड के लिए परेशान है, लोग आधार कार्ड के लिए परेशान है, नालियों की हालत ख़राब है, सड़कों में कॉलोनियों की हालत ख़राब है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कैंट की क्षेत्र की जनता इस डबल इंजन की सरकार में कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने 40% जो है महिलाओं को टिकट दिया है कि लड़कियों में लड़ सकती हूँ के नारे के साथ, क्या लगता है प्रदेश सरकार में बदलाव होगा? हमारी बहनें हमारे साथ हैं, महिलाएं हमारे कांग्रेस प्रियंका गांधी जी के साथ हैं, युवा प्रियंका गांधी जी के साथ हैं, और वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के लोग प्रियंका गांधी जी के साथ हैं। किससे अपने आप फाइट मान के चल रहे हैं? मैं तो फाइट ही नहीं मान रहा अपनी कैंट में। एक तरफा चुनाव जीत कर रही है कांग्रेस पार्टी, बदलाव देखोगे आप। किस विधानसभा से आप यहाँ पर चला? अली शेर मंसूरी, 48 मेरठ शहर विधानसभा से आज़ाद समाज पार्टी काशीराम चंद्रशेखर भाई की पार्टी से जो है चुनाव लड़ूंगा। क्या आपके मुद्दे रहेंगे जनता के बीच में जो लेके जाएंगे? देखिएगा, ये जो मेरठ शहर सीट विधानसभा सीट है, ये शहर के बीचों बीच की है। जो पुराना शहर बसा है वो सारा एरिया शहर विधानसभा में आता है। इसमें जो भी जाम की समस्या, जो भी स्वास्थ्य की या शिक्षा के जो स्कूल हैं उनकी बेहतर सुविधा के लिए जो है मैं इसमें काम करूंगा, और जो भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो है पूरा काम किया जाएगा। और विकास की जो ज़रूरत की चीज़ है, मेरठ शहर बहुत बड़ा है लेकिन जो इसकी मेन समस्याएं हैं, गली, जो भी खरंजे हैं, नाली हैं, और जो शिक्षा से हमारे प्राइमरी स्कूल हैं उन सब को बेहतर कराने का काम करूंगा, और स्वास्थ्य की जितनी भी छोटी छोटी डिस्पेंसरी मोहल्ले वाइज खुलवाने का काम करूंगा, और अमन और चैन और भाईचारा जो हमारे इस मेरठ शहर की जो शान है, भाईचारा जो है, मुझे अगर एक बार मेरठ से आवाम ने मुझे मौका दिया तो मैं यहाँ भाईचारा कायम करके हर विकास की संभव कोशिश करूँगा। आपको बता दूँ कि मैं नया चेहरा नहीं हूँ, पहले बहुजन समाज पार्टी का बहुत कर्मठ कार्यकर्ता, जो किठौर विधानसभा है खरकोदा ब्लॉक से मैं कार्यकर्ता करते हुए मेरठ शहर के उसमें आया हूँ। और जो पार्टी है ये एक ऐसी पार्टी है, इसका जो आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं, हर समस्या चाहे किसी भी समाज की हो, किसी भी जात की हो, उस समस्याओं को लेकर के हमारे बीच लगातार बहुत दिन से जनता की सेवा कर रहे हैं, और उसी के बलबूते पर, उसी भाई के प्रचार प्रसार के साथ और अपने काम के साथ मैं मैदान में हूं। मैं किसी से फाइट नहीं, मैं अपना चुनाव जनता के बीच रहकर लड़ूंगा और कोशिश करूंगा कि जनता मुझे चुनाव जिताने की कोशिश करे। मैं अनस मरगूब 46 किठौर विधानसभा क्षेत्र से पर्चा। कौन सी पार्टी? आज़ाद समाज पार्टी काशीराम से। देखिए, राजनीति तो कर रहे हैं ये लोग सब। हमारे चंद्रशेखर भाई जो हैं वो ज़मीन स्तर पर काम कर रहे हैं। पिछले 5 साल पे सड़कों पे बहन बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, और जो एक जो है ये दलित हैं, ओबीसी समाज से लोग हैं, जितने भी पिछड़ा वर्ग है सबके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जो जिस पर अत्याचार होता है उसके लिए हमारे चंद्रशेखर भाई जाके उसको जो है सम्मान, निर्णय, इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। क्या मुद्दे लेके जनता के बीच में जाएंगे? जनता के बीच में हमारे यही मुद्दे होंगे, सभी को इंसाफ मिलेगा, 350 यूनिट पूरी यूपी में बिजली फ्री मिलेगी, किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त बिजली होगी, टोल पूरे ऑल उत्तर प्रदेश में टोल फ्री होंगे, महिलाओं को 6 सिलेंडर जो है फ्री दिए जाएंगे हर 1 वर्ष में। किनसे अपनी फाइट मान? नहीं, फाइट किसी से नहीं है जी। फाइट ये है, जो चुनाव में है वो जनता फैसला करेगी किसको जिताना है। जनता के हक में जो काम करेगा जनता उसको जिता के देगी। मुराफत खान जी, सिवाल खास उसी पे वोट होगा माशाल्लाह। वही हिसाब जो है सबकी बात कर रहे हैं, क्योंकि दलित हो या मुस्लिम हो, जितने दबे कुचले हैं सबकी बात कर रहे हैं उस हिसाब। तो मुझे नहीं लगता कि दूसरे लोगों को जो है वोट मिलेंगे एमआईएम के अलावा। नहीं, वोट जो है बिरादरी के नाम पे नहीं मिलेगी। वोट जो है, जैसे उस हिसाब जो है मुद्दों की बात कर रहे हैं, दलितों की आवाज़ उठा रहे हैं, मुसलमानों की उठा रहे हैं, दबे कुचलों की आवाज़ उठा रहे हैं। जो भी कैंडिडेट इस टाइम है, चाहे वो समाजवादी से हो, चाहे बीएसपी से हो, लेकिन उन्होंने कभी मुसलमानों की या दबे कुचलों की आवाज़ उठाई नहीं है। उस बात पे जो है एमआईएम को ही वोट मिलेगी।
नहीं, हमारा बीजेपी से होगा, इनसे हमारी कोई चुनौती नहीं है, ये कहीं नहीं है इलाके में। क्योंकि ये जो है गुलाम साहब जो है ये पिछले 5 साल भी विधायक रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो है इलाके में कोई काम थोड़े करा है। आज स्कूल देख लीजिए, वहाँ जाके बस से बदतर हालत हो रही है स्कूलों की। कोई हॉस्पिटल इन्होंने नहीं बनाया इलाके में, पूरी विधानसभा में कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो वोट किस लिए? वोट तो मिलेगी नहीं ना। अगर जरूरत ये है, एक तो रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, जगह जगह जो है गड्ढे हैं, गलियाँ ख़राब हैं, पानी भरे हुए हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं। जैसे अब हम गाँवों में जा रहे हैं तो कोई सहूलियत वहाँ नहीं है, क्योंकि स्कूल आप देखोगे, स्कूल तो बहुत ही बेकार, क्योंकि आजकल जो है हर युवा, हर बच्चा पढ़ना चाहता है, और जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक कोई जो है क्या करेंगे, ना सियासत में आ सकते हैं, ना ही कोई नौकरी मिलेगी, तो कैसे होगा जब स्कूलों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। और स्कूलों के हालत आप जाके देखो तो बहुत बद से बदतर हालत हुई है।